10वीं कक्षा का पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या होती क्या है पहले ये समझते हैं हम। ठीक है गाइज, अब वास्तविक संख्या को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक बांटते हैं परिमेय संख्या, एक करते हैं अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। और यहाँ पर हमारा क्यू जो है, ये क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो इसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जैसे कि √2, √3, √5 और यहाँ तक कि हमारी पाई भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वैसे हम अपरिमेय संख्या हमारी है। अब जानते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या मतलब? प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं हम? तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो हमारी 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5 आगे आगे अनगिनत, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या वह होती है जो 0 से स्टार्ट हो। कहां से? 0 से, जस्ट इससे एक नंबर पहले। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आगे हमारी पूर्णांक संख्या। अब हम पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? अब पूर्णांक संख्या कौन संख्या होती है? यानी कि 0, हम 1, 2 अनगिनत। ठीक है, जस्ट ये कौन सी होगी हमारी? ये होगी हमारी घनात्मक, यानी कि प्लस वाली। जस्ट इसके पहले जो होती है हमारी ऋणात्मक। कौन सी? ऋणात्मक, यानी कि -1, -2, -3, ये होगी हमारी। तो इसको बोलते हैं हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अगर हम देखना चाहें तो इसको हम एक सर्कल से कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल लिया, बीच में 0, तो 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये क्या हमारी है? पूर्णांक संख्या सारी हमारी। और ये होगी हमारी अनगिनत। ठीक है, ये हमारी सारी अनगिनत है, तो ये होगी हमारी पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो हमने वास्तविक संख्या जहां तक हमने समझ लिया। इसमें दशमलव वाली भी आती है। अब ये दशमलव वाली क्या होती है? जैसे कि 0.7 हमने लिखा, तो ये भी हमारी भिन्न है। कैसे भिन्न है? इसको हम अगर पॉइंट हटा दे तो 7/10 हो गया। तो हम पी बट्टा क्यू के, जहां पी हमारा ये है और क्यू हमारा ये है। बस ध्यान रखिए क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम अध्याय शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है। अब एक वर्ड है हमारा भाज्य, एक अभाज्य। भाज्य किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर वह संख्या होती है जो खुद से और अन्य संख्याओं से भाग हो जाए। जैसे कि हमारा लिया हमने 6 लिया, क्या लिया? 6। तो 6 हमारा एक तो 2 से भाग हो सकता है, 3 से भाग हो सकता है, 6 से भाग हो सकता है, और यानी कि 1 से भाग होता है। तो ये हमारी 4 संख्याओं से भाग हो सकता है। यहीं पर हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से हो, क्या? खुद और 1 से भाग हो। किससे? खुद और 1 से भाग। जैसे कि हमारी 3 क्या है हमारी? तो अभाज्य संख्या है। जैसे कि 3 किससे भाग सकती है? सिर्फ 1 से भाग होगी या फिर 3 से भाग हो गई, ये होती है हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हमारा अभाज्य भी पता लग गया और भाज्य भी पता लग गया। अब हम स्टार्ट करते हैं 1.1 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? इसमें हमसे बोला है कि जो ये संख्या है इनके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करिए और फिर इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम लेते हैं 140। क्या लेते हैं? 140। तो अभाज्य गुणन करने के लिए क्या करते हैं? हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये रफ में करते हैं 140। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको 2 से भाग दो तो 70 पे जाएगा। फिर इसको 2 से भाग दो 35 पे जाएगा। फिर इसको 2 से जाएगा नहीं 5 से जाएगा, तो यहाँ पे 7 आया, फिर 7 करा 1। तो ये क्या है? इसके अभाज्य। ये कौन सी संख्या है सारी? ये अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ इसके? 2, और इन्हें गुणनफल के रूप में लिखना है, तो गुणा के रूप में इनको लिखना है। तो ये क्या है? इनके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो इसको मैं, ये डबल है तो 2 की घात पावर 2 कर सकता हूँ, 5 और 7 सिंगल लिख सकता हूँ। तो ये इसका आंसर है। तो पहला आंसर क्या है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे ये हो गए,
और गुणनफल मतलब गुना करके इनको लिखना है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमारा 140 आएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156। अब इसके से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो करो 156। तो 156 है तो सबसे पहले करते हैं हम 2 से करो तो ये 78 आएगा। फिर 2 से करो तो ये आएगा आपका ठीक है, अच्छा 39 आएगा। मैंने इसको कर दे दिया। अब 2 से जाएगा नहीं ये, और ये 3 और 9 होते हैं 12, तो ये हमारा 12। जब भी 12 आए तो 3 से भाग जा सकता है हमारा। 3 के प्लस करने पे अगर संख्या वो आती है जिसके 3 के टेबल में भाग होता है तो 3 से भाग हो सकता है, तो 1 और यहाँ पे कितना आएगा 3। अब 13 किसी के टेबल में नहीं आता तो खुद क्या है, अभाज्य संख्या। तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2, 2, 3 और 13। ये क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तीसरा करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा 3825। तो ये रफ कार्य है, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, अब यहां करते हैं 3825। ठीक है, 3 से पहले इसको जोड़ते हैं। 3 8 11 11 2 11 12 13 13 5 18। तो 18 3 टेबल में आता 3 से भाग हो जाएगा। तो 1 क्या हो गया 1, यहाँ आ गया हमारा ये 2 पे गया, इससे भी दे हमने 2 तो 7 पे गया 1 5। ठीक है, फिर कितने थे 1 और 2 3 3। ठीक है, 1 और 2 3 हो गया, भाग जा सकता है। 3 और 5 12, ये भाग जा सकते हैं। ठीक है, अब तो फिर दोबारा 3 से जाएगा तो कितना आएगा 4, ये हो गया 2, ये हो गया 5। ठीक है, फिर आगे करते हैं। अपन 5 है तो ये 5 से ही जाएगा, लास्ट में 5 है तो अब क्या हो गया हमारा 85। 85 है फिर 5 से जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 17। और 17 यानी 17 तो किसी के जा नहीं सकता, क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड। तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए आपके 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। ठीक है, इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 70 की पावर 6 है। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं चौथा। देखिए अब 5005 का गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 5005। तो किससे 5 से जाएगा, 5 बन जा 5, 2 0 2 0 5 बन जा 5। अब यहाँ 2 से 3 से किस से भी नहीं जाएगा, ये तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो 7 से जाएगा। ठीक है, तो 7 से आएंगे 7 बन जा 7 दे दिया से 4 और 3। ठीक है, अभी किससे होगा, अभी किससे नहीं होगा, सिर्फ 11 से होगा। तो कितने से आ गए यहाँ पर 13। अब 13 खुद के बारे में है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 7 11 और 13। ठीक है, इसका आंसर भी यही होगा क्योंकि इसमें कोई डबल नहीं है, तो आंसर इसका यही है। अब हम फिफ्थ, ठीक है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम 7429 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अभाज्य गुणनखंड है 17 19 और 23, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। कौन सा सेकंड क्वेश्चन, इसमें लिखा है हमारे पूर्णांकों के निम्नलिखित युगों में एचसीएफ एलसीएम और ज्ञात कीजिए। और क्या लिखा है, इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इसका गुणनफल के बराबर। तो इसमें हम सब पहले क्या करेंगे, पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो इससे पहले सबसे हम पहले जानेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, अभी हम जब हम सोल्व करेंगे उसके बाद हम इसको को जानेंगे। ठीक है, पहले इसको मिटाता हूँ, पहले क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिया मैंने, उसमें हमने 26 की हमने जब अभाज्य गुणनखंड करे, तो मैं हर किसी का अभाज्य गुणन करके दिखाऊं, चलो ठीक है। 26 का अभाज्य गुणनखंड करे तो मैंने क्या आया 2 से भाग किया, मैंने इसको 13 पे आया, फिर 13 से भाग किया तो 1। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के 2 और 13। ठीक है, अब सेकंड है हमारा 91, इसके मैंने अभाज्य गुणनखंड करे तो क्या आएगा हमारा 91 के अभाज्य गुणनखंड करो तो 7 13 और यहाँ पर 13 कट, तो 7 13। ठीक है, ये क्या है इनके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड है
तो अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे हम दोनों संख्याओं का। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होती है हमारी जो इन दोनों संख्या में कॉमन हो। तो इन दोनों संख्या में कॉमन क्या है, 13। ठीक है, तो 13 हमारा अब एचसीएफ है। चलो दूसरा क्या है, एलसीएम। क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम पहली बात तो जो भी संख्या में जो भी है वो लिख दो, जैसे कि 2, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 लिख दो। इसमें 13 है, इसमें 13 है तो एक बार 13 लिख दो। इसमें 7 है तो एक बार 7 लिख दो। ठीक है, ठीक है। अब एचसीएफ कितना निकला, 13। एलसीएम कितना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 182। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ जानने के लिए हम एक भी तरीका लेते हैं। एचसीएफ का क्या मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि जो भी संख्या इन दोनों में उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों में, वो क्या हुआ हमारा एचसीएफ। हमें उभयनिष्ठ, दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, वो उभयनिष्ठ है। और एलसीएम का क्या मतलब होता है, जो सबसे बड़ी, क्या हुआ, सबसे बड़ी क्या, घात, हमें सबसे बड़ी घात देखनी है संख्या पे, वो हमारा होगा। तो इसमें 2 है, सब में 2 है, 2 की घात कितनी है, 1। तो 2 कहीं और है, नहीं है, तो 2 की हमने 2 ले लिया। 13 में दोनों में 1 1 है, तो एक बार हमने 13 ले लिया। और फिर 7 बचा तो हमने 7 ले लिया। तो इन पूरे पैटर्न में जो हमें सबसे बड़ी घात है वो ले लेते हैं। तो 2 से बड़ी घात 2, 2 की घात 2 ही है इसमें, 2 की घात 1 है, तो 1 ले लिया, 13 ले लिया, 7 ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमने क्या निकाल दिया, हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिया। अब हमें इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, तो इस क्वेश्चन में क्या आगे बोला है, जांच करनी है हमें इसकी, क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल करना है बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ करना है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या, तो क्या फॉर्मूला क्या है, ए मल्टीप्लाई बी बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई और हमारा एचसीएफ, यही है। अब हमारा ए क्या है हमारा, तो ए हमारा ये संख्या है और बी हमारी ये संख्या। ठीक है, तो क्या करेंगे, 26 मल्टीप्लाई 91 बराबर एलसीएम कितना निकला था हमारा 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है हमारा 13। ठीक है, तो हमारा 26 को 91 से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने तो कर रखा है, तो ये आएगा 2366 बराबर इसका मल्टीप्लाई करो 2366, यही आंसर है। यानी जो हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला है वो इन दो संख्या के बराबर है। तो हमारा आंसर खत्म, यही हमारा आंसर है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब 500 तो 92 के पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 के अभाज्य गुणन करेंगे, पहले 500 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 510 के 2 से करेंगे तो 255 आएगा, फिर कितने से करेंगे 3 से, तो फिर कितना आएगा 85 आएगा, यानी कि 300 भाग करो जो भी है ये आ गया। अब 5 से करेंगे, फिर 5 से जाएगा, फिर ये कितना आएगा 17, और फिर 17 से करेंगे तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या है 510 के, तो 2 मल्टीप्लाई 3 है शायद, हाँ 357, 357, तो ये गुणनखंड हो गया इनके और इनका गुणनफल। ठीक, अब करेंगे 92 के, किस करेंगे हम 92 करते हैं, तो 2 से काटते हैं, पहले 2 से भाग करते हैं तो 46, फिर 2 से करेंगे तो 23, और 23 किसी का है नहीं तो कट। तो अब क्या गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि कोई डबल नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 2 और 23 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डबल है तो पावर चढ़ा दी मैं 23। ठीक है, अब क्या करेंगे हम एचसीएफ, इसको मिटो देता हूँ जरा मैं, रफ कार्य है तो हटा सकता हूँ उसको मैं। ठीक है, अब मैं निकाल लूँ एचसीएफ किसका, 510 का और 92 का। क्या होगा, अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, पर यहाँ पर 2 की घात बड़ी है, पर यहाँ पर एक ही कॉमन है, तो हम एक ही लेंगे क्योंकि उभयनिष्ठ लेना है ना हमें। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, हाँ है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, नहीं है तो हम नहीं लेंगे, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 70 नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया हमारा, इसका आंसर है 2 एचसीएफ है, कितना इसका 2। अब हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में अधिकतम घात लेते हैं, तो इसमें अधिकतम घात 2 है तो 2 की स्क्वायर ले लेंगे, खत्म, इधर 2 खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर 23 है, ठीक है,
अब उसके बाद 3 इसमें है तो 3 लेंगे, 5 है तो 5 लेंगे, 70 है तो 70 लेंगे, और 23 है 23 लेंगे। ठीक है, अब जब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 पंजे 60, और 12 पंजे 60, जब 12 पंजे 60 और 60 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23460। ये आ गया मतलब आंसर हमारा। अब क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे हम। क्या करेंगे, जांच करने क्या करेंगे, ए हमारा कितना है 510, बिल्कुल ठीक है। बी हमारा कितना है 92, और फार्मूला क्या है, ए मल्टीप्लाई बी बराबर एल सॉरी एलसीएम मल्टीप्लाई एस सी एफ। हम इसको आगे पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा कितना है 510, बी मेरा कितना है 92, एलसीएम मेरा कितना आया है तो 23460, एसएफ कितना है 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 46920। ठीक है, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 46920। ये हमारा आंसर है। ठीक है, मेरे बीच बीच में जो भी वीडियो है उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मिटा के मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, साफ कर रहा हूँ मैं। इसे कौन सा है 336 और 54। अब 336 का एलसीएम लो पहले, 336 तो 6 है तो 2 से करूंगा मैं तो 168 आएगा, 8 है फिर 2 से करूंगा मैं तो 84 आएगा, फिर 4 है फिर 2 से करूंगा मैं तो कितना आएगा 42 आएगा, फिर 2 है फिर 2 से कर देता हूँ मैं, 2 है तो 2 से करूंगा तो कितना आएगा 21। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना है 7, कितना है 7 तो करेंगे हम तो कितना आएगा 3। ठीक है, 3 से करूंगा कट। ठीक है, ये आ गया मेरा। ठीक है, अच्छा अभाज्य गुणनखंड हो। अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं इसके 1 2 3 4, तो मैं सीधा 1 2 3 4 ये है, इसको तो मैं 2 की 4 लिख सकता हूँ बिल्कुल, और यहाँ पे कितना आएगा 7 3, ये आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उसके गुणनखंड क्या आ गया हमारा 2 की 4 7 3, ये आ गया। 54 का करें अब हम, चलो 54 का करते हैं। 54 का करो, 2 से करो तो 4 है तो कितना आ गया 7, फिर 3 से करो फिर 9, फिर 3 से करो 3, फिर 3 से करो 1। ठीक है, तो उसका क्या बन गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3, 3 बार ही है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो पहले क्या एलसीएम निकालेंगे पहले हम, 336 54। ठीक है, निकालो। कॉमन क्या है इसके अंदर, इसमें 2 है, सबसे छोटा देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, हाँ है तो 2 ही लेंगे क्योंकि इसमें कॉमन होना चाहिए, जो दोनों में कॉमन है वही है, तो 2 कॉमन है 2 ले लिया। इसमें 1 3 है, इसमें 3 3 है तो 3 आएगा। 7 क्यों नहीं लेंगे क्योंकि 7 इसमें है नहीं, तो उसका ऐसे कितना आ गया 6। एलसीएम देखो उसका 336 54। एलसीएम अधिकतम घात लेते हैं, हमें 2 4 लेना है। ठीक है, इस 2 को नहीं लेना। इसमें अधिकतम हमारा 3, तो 3 की 3 ले लेंगे। अब इसमें क्या रहेगा 3 ले लिया, 3 नहीं लेंगे, अब यहाँ पे 7। ठीक है, ले लिया हमने। ठीक है, अब 2 की 4 से करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की 4 की पावर कितनी होती है 16, मल्टीप्लाई 3 की 3 से करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 आ गया, और 7 का 7। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो क्या आएगा हमारा 3024। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जांच करेंगे। क्या करेंगे जांच के लिए ए मेरा क्या है 336, बी मेरा क्या है 54, फार्मूला क्या है ए मल्टीप्लाई बी बराबर एल सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम, यही है। आगे पीछे कर लिख सकते हैं। ये मेरा क्या है 336 मल्टीप्लाई 54, एस एफ कितना है मेरा 6, एलसीएम कितना है मेरा 3024। ठीक है 3024। ठीक है,
इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई कितना कितना आ गया 18144 बराबर इनकी मल्टीप्लाई कर दो क्या आ गया 18144। ये आंसर है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हो। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे बताना। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया तो दूसरा हो गया। अब हम करते हैं तीसरा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या है, हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी कि पहले हम पे कितनी संख्या थी 2, अब कितनी संख्या है 3। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, हम कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो मुझे करना पड़ेगा, कर देते हैं। 12 को 2 से कर कितना आ गया 6, फिर 2 से कर कितना आया 3, फिर 3 से कर कट तो कितना आया 2 2 3। अब करेंगे 15 के। ठीक है, तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो आप। तो मैं सीधा लेता हूँ 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 और 5। ठीक है, 21 का निकालता हूँ। 21 का होगा 3 और 7। निकालने की जरूरत है, लो 15 का 3 से कर कितना आ गया 3 से भाग कर 3 को, तो आराम से निकाल सकते हो आप। 3 पंजे 15, 5 आएगा। ठीक है, ये देखिए अभाज्य गुणनखंड। अब क्या लगाएंगे हम एचसीएफ। क्या निकालेंगे एचसीएफ किसका है 12 15 21 इनका निकालेंगे हम एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा इनका, इन तीनों में कॉमन क्या है कि देखो 3 3 3 तीनों में कॉमन है, 2 तीनों में कॉमन है नहीं, 5 तीनों में कॉमन नहीं, 7 भी नहीं है, तो क्या है 3। तो क्या आएगा एचसीएफ 3। एलसीएम क्या निकालेंगे अधिकतम घात। तो इसमें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, बाकी तीनों में पावर 1 ही है। ठीक है, इसमें अधिकतम घात क्या है 2, तो 2 की पावर 2। ठीक है, इससे अधिकतम घात क्या है 3 3 3 तीनों में कॉमन है, तो फिर 5 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 सत्ते 35, 12 35 मल्टीप्लाई करेंगे 420 आया। कितना है अपना 420। ठीक है, बस हमें यही निकालना है ना। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, हमने कर लिया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको मिटो दो, स्क्रीनशॉट खींचना खींच लीजिए। अब मैं बार बार अभाज्य गुणनखंड नहीं करूंगा क्योंकि छोटे छोटे हैं, तो आप भी खुद भी कर लोगे। 17 23 और 29, 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 17 खुद ही है मल्टीप्लाई 1। 23 का क्या होगा 23 मल्टीप्लाई 1। 29 का क्या होगा 29 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है। और जब इनके अभाज्य संख्या खुद से ही भाग होते हैं या फिर 1 से होंगे। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा इन सबका 17 23 29, इन सबका एचसीएफ क्या बनेगा 1, क्योंकि कॉमन क्या है 1। 30 गुना 1 और 29 गुना 1। ठीक है, तो अब इसके हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना होगा एचसीएफ 17 23 और 29 का एचसीएफ कितना होगा, तो यानी कि जो बीच में कौन सी संख्या लिखते हैं पूरी, तो कितना होगा इसका 1। और एलसीएम कितना होगा 17 23 29, तो एलसीएम कितना होगा, तो तीनों की तीन में कॉमन होता ही नहीं, तो तीनों का 17, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 का अधिकतम घात कितनी है 17, 23 की अधिकतम घात कितनी है 23, 29 की कितनी है 29। ऐसे ही हमारी ठीक है कितना आ गया, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 11339 हमने कर रखा है पहले। बाकी आपको मल्टीप्लाई करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है 8 9 और 25। तो 8 क्या होंगे, तो 8 के फैक्टर होंगे 2 2 2। 8 के करते हैं यहाँ कर लेते हैं 2 4 2 2 पे गया 2, तो कितना आया 3 आया। ठीक है, 2 के हो गए। अब 9 के करते हैं, तो 9 किसका है 3 मल्टीप्लाई 3। अब 5 का करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 5। ये क्या है एक तरह से देखा जाए तो कोई घात है कोई क्यूब है। ठीक है, अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या है तीनों कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। जब कोई चीज कॉमन ना हो तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है। एचसीएफ 1 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम निकालो 8 का 9 का और 25 का एलसीएम क्या होगा। अब देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 3।
इसकी अधिकतम घात कितनी है 3 की पावर 2, इसकी 5 की पावर 2, यही है। अधिकतम घात कितनी है इसकी, तो 2 की 3, ठीक है। इसकी कितनी है 3 की 2, इसकी कितनी है 5 की 2। आसान भाषा में बोलूँ तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 की घात 3 को जब खोलेंगे तो कितना आएगा 8, 3 को घात 2 की खोलेंगे तो आएगा कितना आएगा 9, 5 की खोलेंगे तो आएगा 25। तो क्या है तीनों को मल्टीप्लाई करो, 8 में कितने होते हैं 72, 72 होते हैं, ठीक है। 72 मल्टीप्लाई 25, इसका आंसर आएगा इसका, तो टोटल कर देंगे 100, 25 दूनी 50 का 0 ऐसा गए 5, ठीक है, कर देंगे 1800 आएगा हमारा आंसर। क्या आएगा 1800। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा इसका 1800, सीधा आंसर, ठीक है 1800। ये आपका तो क्वेश्चन है हमारा ये। तो इसमें हमें जो चीज़ दे रखी है पहले हम वो चीज़ टाइप करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, तो आंसर क्या लिखेंगे, तो SCF क्या लिखेंगे SCF। तो SCF कितना दे रखा है 306 अपॉन में 657, ठीक है। कितना SCF है 9। तो संख्या A कितनी है मेरी, A कितनी है ये हो गई 306, B क्या है B 657 हो गई, 657, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है LCM, हमें LCM ज्ञात करना है, बिल्कुल। तो करते हैं। तो LCM के इससे पहले हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था फार्मूला क्या था इसका, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू LCM SCF, सही है, ठीक है। हमें क्या निकालना है LCM, तो LCM में रखेंगे, SCF नीचे भेज देंगे। तो A मल्टीप्लाई B बराबर में SCF बराबर में LCM। तो LCM निकालने का फार्मूला में पता लग गया, जो संख्या उनका रख दीजिए। A बराबर क्या है मेरा 306, तो 306 रख दिया, मल्टीप्लाई B मेरा कितना है 657, ठीक है। SCF कितना है मेरा 9 बराबर LCM, ठीक है। यही है हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे 900 को काटते हैं इसको। अब 9 के टेबल में काट गया 34 पे जाएगा, कितने में जाएगा 9, 9 कम 9 और 9 कम 9 दिया 27, 27 का 3 आ गया, 3 दे दिया 4 36, ठीक है। कितने पे गया 4 मल्टीप्लाई 657 बराबर LCM। तो LCM कितना लगा, तो उसका साथ में लिख देता हूँ मैं। LCM कितना आ गया इसका दोनों का, दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22338, ये हमारा आंसर है। क्या ये LCM, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इस तरीके से करना है। हमारा पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, पहले हम प्राकृतिक संख्या देंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हो और अनंत तक जाती हो, ठीक है। 1 2 3 4, 2 3 4 अनंत तक जाती हो के लिए, ठीक है। संख्या 6n, क्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। हमें जांच करनी है कि अगर 6n, n मतलब कि मैंने यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक संख्या लेता हूँ, जैसे कि 6 बराबर मैंने n, तो 6 बराबर मैंने प्राकृतिक संख्या a ली, तो n बराबर मैंने क्या लिया 1 लिया, क्या लिया 1 लिया। तो मेरी संख्या क्या बनी 6n बराबर 6n के बराबर क्या 1, तो मेरे क्या आ गया आंसर 6 आ गया। तो कह रहा है कि मैं कितने भी n ले लूँ, यहाँ पर मैंने n 2 लिया, n बराबर 2 लिया मैंने, तो यहाँ ये आ गया। तो क्या करूँगा 6 मल्टीप्लाई 6, अंतर क्या आएगा 36। अब मैंने 3 लिया, 3 लिया n बराबर कितना लिया 3, तो कितना है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो कितना है 6 36, 36 को 6 से करो तो 36 मल्टीप्लाई 6, 6 36 लिखे 3, 36 18 और 3 21, 216, तो कितना आया 216। इसमें कहना चाहिए कि लास्ट का अंक इसका 0 होना चाहिए, क्या कभी 0 आएगा, तो ये कभी 0 नहीं आएगा। चाहे मैं n यानी कि इसकी घात 1 से लेकर 1000 जितने भी ले लो पर 0 नहीं आएगा, या 0 नहीं आएगा। इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन छुपा है इस संख्या के अंदर, किसके अंदर, जो ये 6 है इसके अंदर रीजन छुपा है। जब इनके अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, करो तो 2 से करा 3, 3 करा 1, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 और 3, क्या आ रहा है 2 और 3। और हमें लास्ट की संख्या में 0 लाने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना ही चाहिए, क्या चाहिए
होना ही चाहिए, और अगर ये नहीं हुआ तो कभी हम 0 नहीं ला सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज में जैसे कि जिसके लास्ट में 0 आता है तो हमने लिया 10, क्या लिया 10, 10 की पावर n ली हमने। इसके लास्ट में 0 आ सकता है, हाँ इसके लास्ट में 0 आ सकता है, क्यों? क्योंकि जब इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आते हैं, 2 और 5, यही तो आएंगे, करके देख लो। 2 से करा 5, 5 से करा ये 2 और 5 आए, तो इसकी घात मैंने n रखी तो मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर n बराबर 10, 10 की पावर 2 बराबर 10 मल्टीप्लाई 10 बराबर 100, 10 की पावर 3 बराबर 1 2 3 3 0, तो लास्ट में 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब इसमें अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या होने चाहिए, 2 और 5 होना ही चाहिए, तो तभी हमारा इसकी जो इकाई अंक है, क्या है, इकाई अंक क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और उसको अच्छी तरीके से साफ करके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने 5वें क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा, यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी, यदि कोई भी संख्या तब शून्य पर समाप्त होगी तब उसकी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अगर मैं 6n के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, 6 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो क्या आएगा, 2 × 3 आ गया और n का n। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, जब क्या होना चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, तो यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए ही चाहिए, होंगे, तथा वह 2 और 5 से भाग भी होनी चाहिए, तो ही वह संख्या किससे, जिसके अंत में शून्य आएगा। तो उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे हम, विभाजित होनी चाहिए, उसके नीचे ये लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे, 6n, लेकिन जो हमें सवाल दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है, तो इसलिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये चीज आपको समझाने के लिए है, किसके लिए, समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, और इसका ये से समझाने के लिए पेपर में जाओ तो आप ये भी लिख सकते हो और इतना भी लिख के आ जाओगे तब भी आंसर है। इसका सीधा आंसर क्या है, तो 6n के अंत में 0 आएगा नहीं आएगा वो बताना है, तो इसका आंसर सीधा आंसर लिख सकते हैं, 6n फैक्टर लिख देंगे, उसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। लेकिन 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6n चीजों के साथ नहीं होगा। चाहे आंसर का ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके ठीक होंगे। अब ये संख्या और ये संख्या, अब बोल रहा है कि दोनों भाज्य संख्या है या नहीं, ये बताना है आपको। अगर है तो क्यों है, ये बताना है मैं इस क्वेश्चन के अंदर, जबकि क्वेश्चन आपके यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो भाज्य संख्या बताने से पहले हम ये जानते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या होती क्या है। जहाँ तक कि मैं स्टार्टिंग में बता सकूँ भाज्य अभाज्य क्या होती हैं। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है, भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो खुद से, जैसे कि मैंने कोई संख्या ली, मैंने यहाँ पर 4, 4 क्या है, 1 से भी भाग हो जाती है, 2 से भी और 4 से भी। ठीक है, ये होती है भाज्य संख्या, यानी कि खुद से। और अभाज्य क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे कि हमारी 2, 2 क्या होगा, एक खुद से कटेगी और 2 से कटेगी। सपोज हमने 11 ली, 11 एक खुद से कटेगी और एक से कटेगी। तो कहने का मतलब क्या है, भाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से और एक से ही भाग हो। ठीक है, और भाज्य संख्या का मतलब होता है, ठीक है, 1 और 2 से भी भाग हो। और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो एक से तो होगी, जो खुद से भी होगी, उसके अलावा किसी और से हो, जैसे 2 से एक्स्ट्रा भाग हो रही है। ठीक है, तो इसी आसान भाषा में बोल सकते हैं, भाज्य संख्या वह होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड होने चाहिए। अब भाज्य संख्या क्या बोलते हैं, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 से गुणनखंड ज्यादा ना हो। ठीक है, अब समझ में आ गया हमारे कि भाज्य है या अभाज्य। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इनके जो सोल्व करने के समय हमें ये बताना है कि इसकी जिस संख्या के अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हुए तो ये संख्या क्या हुई, हमारी भाज्य संख्या होगी, अगर नहीं हुए तो नहीं होगी। तो पहले हम पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये वाला। ठीक है,
अब क्या है हमारा 7, 11, 13 और +3, अब प्लस आ गया बीच में, तो प्लस क्या आ गया, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, इन दोनों में कॉमन क्या है 13, तो 13 बाहर ले लेंगे हम, तो अंदर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11, 13 भाग लिया, एक पे का एक और यहाँ 13 का एक, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 13 का 13 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई किया 77, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई किया 77 + 1, अब इसका 13 मल्टीप्लाई 78, ठीक है, 13 मल्टीप्लाई 78, अब हम 70 का तो फैक्टर नहीं कर सकते, तो 70 बोल रहा हूँ मैं, 13 है, ये क्या है 13, सॉरी 13 है, तो हमने 13 बाहर निकाल दिया, हमने फैक्टर करा 13 हो गया, 13 का तो फैक्टर नहीं होगा, 78 की फैक्टर करके देख लीजिए, देख लीजिए 78 की, ठीक है, 2 से करा कितने पे गया हमारा ये जाएगा 3, एक दे दिया 9 पे गया 9, अब 3 से कर देते हैं 1 और 3, कितना आ गया 3, तो कितना 1, तो क्या फैक्टर क्या है इसके 2 3 3, ठीक है। तो कहने का मतलब अब जो भी संख्या आएंगी उसके तो भैया एक से ज़्यादा 4 फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, तो यहाँ पर ये क्या संख्या भाज्य है, संख्या भाज्य है, क्यों है वो बता देता हूँ, क्या है ये संख्या भाज्य है, क्यों है, क्योंकि इस संख्या के, क्यों भाज्य है, क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक ज्यादा गुणनखंड है, ये लिख देंगे, भाज्य है क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। सेम लाइन यहाँ लिखी है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है 5, ये 1 है, ठीक है 5, अब इसमें कहीं 5 है, हाँ ये रहा 5, तो 5 हम बाहर ले लेंगे, ले लिया बाहर, अंदर 7, 6 का 6, 5 लिया तो 1 आ गया, 4 3 2 1 प्लस ये कितना आ गया 1, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा 5, इन सबको मल्टीप्लाई हम जब हम यहाँ तक करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1008, और ये आ गया +1 आ गया, तो मल्टीप्लाई 1009, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर देख लेते हैं, इसके 109 के फैक्टर हैं या नहीं, अगर आप फैक्टर नहीं देखने रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे मल्टीप्लाई 1 लगा दोगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा संख्या पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो कि फैक्टर कितने हो गए 1 2 3, अगर सबको प्लस करके कुछ संख्या मेरी आ भी जाती है तो वो कितनी आएगी, उसके कितने गुणनखंड होंगे, 1 से भाग होगी, 1009 से भी होगी और 5 से भी होगी, तो 3 गुणनखंड वैसे ही हो गए इसके, तो इसका भी आंसर यही होगा, फिर नीचे क्या लिख देंगे, हाँ यह संख्या भाज्य है, यह संख्या भाज्य है, क्या लिखेंगे, यह संख्या भाज्य है, क्यों भाज्य है, क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है 5, 1009 और 1, ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। हमें सिर्फ इसमें 2 से अधिक गुणनखंड जिसके आते हैं तो वो क्या है भाज्य है, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं आते तो क्या है वो अभाज्य, ठीक है। अब ये 7वां क्वेश्चन लास्ट करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, किसी खेल के मैदान में चारों एक वृत्ताकार पथ है, कैसा पथ है हमारा वृत्ताकार पथ है, ठीक है। तो इस पथ में एक चक्कर लगाने में सोनिया कितने मिनट लगते हैं 8 मिनट, यानी कि सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है सोनिया, और इस पथ के क्या लगा रही है चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो ये कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट, कितने लग रहे हैं 18 मिनट, ठीक है। और इस जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि बंदा है, क्या है एक रवि नाम का, वो भी यहाँ से स्टार्ट करता है, इसको लग रहे हैं 18 मिनट, और एक रवि नाम का लड़का है उसे लग रहे हैं सिर्फ इस पथ को पूरा करने में 12 मिनट, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, क्या करते हैं दोनों एक ही स्थान से स्टार्ट करते हैं चलना और एक ही स्थान से प्रारंभ, एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि इसी दिशा में चल रहे हैं दोनों, ठीक है। तो कितने समय बाद पुण्य स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय बाद ये इस स्थान पर मिलेंगे, हमें समय बताना है कितने समय बाद वो इस स्थान पर मिलेंगे, तो समय पूछा है हमसे कितने बाद मिलेंगे, तो दोनों के बीच में क्या निकलेगा हमारा एलसीएम निकलेगा, क्या निकलेगा एलसीएम, दोनों के बीच में क्या निकलेगा एलसीएम, ठीक है एलसीएम निकलेगा, ठीक है एलसीएम निकलेगा,
ठीक है, तो एल्सियम जो आएगा हमारा तो उतने मिनट बाद वो मिलेंगे। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, समझ में तो आपके आएगी। यहाँ पर सोनिया हमारी है, सोनिया नाम की लड़की है, वो क्या करती है, इस चक्कर को 18 मिनट में पूरा कर रही है और अभी इस चक्कर को 12 मिनट में पूरा कर रहा है। तो दोनों का एल वो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 3 3 करके देख लेते हैं। 18 2 से करा 9, 3 से करा 3, फिर 3 से करा 1, तो 2 3 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब करेंगे 12, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 2 3। ठीक है, इसका क्या करें, तो 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसका क्या हुआ 2 3, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों एलसीएम लेंगे, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम। 18 21 का एलसीएम लेते हैं, क्या है एलसीएम में क्या लेते हैं, अधिकतम घात वाली लेते हैं। 2 के अधिकतम घात क्या है दोनों में, 2 के पावर 2। 3 के अधिकतम घात क्या है, 3 की पावर 2। इसके अलावा कोई और है नहीं है। 2 की अधिकतम घात कितनी होती है 4, 3 का करा 9, तो 4 निम 36, तो क्या है 36 मिनट। दोनों कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद। तो यहाँ लिख देते हैं पुनः दोनों 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, अगर समझ में, यह इसका आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और इसको शेयर करना। और कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो एक बार दोबारा जरूर देखना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।